परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और जैसा कि सबको पता है मैं यहाँ पे जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस लेती हूँ। तो आज की जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए। यहाँ पे हम इंडिया की जो स्पेस प्रोग्राम है इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो स्पेस से रिलेटेड चीजें था उसको देख लिए, जैसे सैटेलाइट किसे कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये जो भी था, सेलेस्टियल बॉडीज कौन कौन से था, उसमें ऑर्बिट क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड क्या होता है, मेटियोराइट्स क्या होती है, इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ा है। आज की जो क्लास है इसमें हम इंडिया की स्पेस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो आज एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी आपको सुनने को मौका मिलेगा। तो इंडिया की जो स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट होती है वो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरह इंडिपेंडेंस के बाद नहीं है। इंडिपेंडेंस से पहले ही कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो वर्ल्ड फेमस हो चुके थे, जैसे डॉक्टर सीवी रामन, डॉक्टर मेघनाथ साहा। इन लोगों की आप लोगों ने नाम सुनी होगी, अगर नहीं सुना है तो जाके इन लोगों के बारे में जरूर पढ़िए। और अगर आपको याद होगा तो सीवी रामन के नाम मैंने रामन इफेक्ट पढ़ाते टाइम बताया था, जब लाइट में हम डिफ्रैक्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये सीवी रामन, मेघनाथ साहा, ये कुछ फेमस लोग थे जो इंडिया में ऑलरेडी काम कर रहे थे। ओके, तो इंडिपेंडेंस के बाद 1950s से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनवाया, जिसका जो ऑफिस है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर आते हैं, एंड इसके जो चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, वो भी प्राइम मिनिस्टर ही है। ठीक है, तो इन्होंने बनाया था। अब 1962 में जब चाइना के अटैक हुआ एंड पाकिस्तान के ऑलरेडी अटैक हो चुका था 1947 में, तो लोगों को समझ में आया कि हमारे यहाँ भी डिफेंस, स्पेस रिलेटेड डिफेंस की जरूरत है, क्योंकि रॉकेट्स, मिसाइल्स, ये सब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफी कॉमन हो चुका था। तो 1962 ने जवाहरलाल नेहरू ने एस्टेब्लिश किया इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनकोस पर, जिसका चेयरमैन बने वो डॉक्टर होमी भाभा के ही बहुत ही करीबी दोस्त डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई की एक दूसरा परिचय भी है। आई होप आप लोगों को याद होगा, जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, गांधी जी ने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को लीड किया था। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की लीड में जो मिल में स्ट्राइक चल रहा था वो ये डॉक्टर साराभाई की फैमिली का मिल था। ओके, तो ये डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा इंडिया की नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, एंड यही नेशनलिज्म के वजह से दोनों ही साइंटिस्ट ने जवाहरलाल नेहरू को बार बार पुश भी किया था कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट होने की जरूरत है। ओके, तो इनको स्पार का 7 साल बाद नाम चेंज होके इसरो बना दिया गया है 1969 में, और तब से इसरो जो है बहुत सारे अचीवमेंट्स को किया है एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स का भी सामना किया है, जिसमें से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमेशा फंडिंग की रह चुकी है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज है और नासा की तरह या फिर सोवियत यूनियन की जो एजेंसी है उसकी तरह अनलिमिटेड फंडिंग तो हमारे पास नहीं है। तो अभी रिसेंटली, अभी के आज के डेट में इसरो जो है वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। नासा के साथ इंडिया का, यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का बहुत सारे कोलैबोरेशन चलता है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था इंडिया की स्पेस प्रोग्राम का। तो ईयर वाइज कैसे कैसे स्टार्ट हुई है इसके बारे में बात करते हैं। 1962 में फर्स्ट टाइम इनकोस्पार को लाया गया, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसको बनाया गया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब ये अलग हो चुका है। और ये कब बनाया गया था? क्योंकि 1962 से पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई जब
रिसर्च कर रहे थे अपने फंडिंग से, अपने हिसाब से, तो इन्होंने देखा कि केरला में एक ऐसा विलेज है, एक ऐसा गांव है जो अर्थ की मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर बना हुआ है। अब इंडिया की जो वर्ल्ड की मैग्नेटिक इक्वेटर है, उसके जितने पास होंगे रॉकेट लॉन्चिंग उतना आसान होगा, या फिर स्पेस में लॉन्च करना उतना आसान है। ये कहा जा सकता है कि एक मतलब बहुत ही फॉर्चुनेट डिस्कवरी था। तो ये थुम्बा जो गांव है, डॉक्टर साराभाई जाके वहां पे जो चार्ज थे, उस चार्ज की फादर से बात किया और उस पूरे गांव को वहां से हटा के दूसरे जगह में बसाने में हेल्प कराया। ठीक है, तो थुम्बा में ये इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया 1962 में। 1963 में फर्स्ट टाइम यहां से साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया। इसका नाम है रोहिणी साउंडिंग रॉकेट। रोहिणी साउंडिंग रॉकेट ये फर्स्ट टाइम इंडिया ने लॉन्च किया। और इसके बाद 1965 में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया गया थुम्बा में। इसरो के जितने भी सेंटर है उनमें से थुम्बा सबसे पुराना है। इसके बाद श्रीहरिकोटा में बनाया गया, हैदराबाद में है, बैंगलोर में एक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, अहमदाबाद में एक दूसरा सेंटर है। तो बहुत सारे सेंटर है, बट थुम्बा सबसे पुराना है। ये डॉक्टर विक्रम साराभाई के हाथ से बनाया गया। तो इसके बाद 1965 तक आते आते इंडिया ने दूसरा और एक जंग को फेस किया। 1965 में पाकिस्तान के साथ फिर से युद्ध हुआ। तब हमें पता चला कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर जैसे एनर्जी बन रहा है वैसे पॉसिबल नहीं है। तो इंडिया के लिए खुद की चीजें होना बहुत जरूरी है। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। इसके पहले इंडिया क्या करता था, यूएस की एक सैटेलाइट को रेंट की तरह यूज करता था। ठीक है, तो 1965 तक आते आते 1965 में ये बना, 67 तक आते आते जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो चुकी है। एंड जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो भी काफी साइंस में दिलचस्पी रखते थे, बट दिक्कत ये है कि तब हमारे पास पैसे नहीं है, लोगों को खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो यूएस से गेहूं आएगा तभी यहाँ पे लोग खा पाएंगे। और इसी टाइम पे वो जय जवान जय किसान वाला जो नारा है उसको यूज किया गया। ठीक है, बट 1967 में प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के डेथ के बाद इंदिरा गांधी जब आए तो ये सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन आर्थ स्टेशन बनाया गया अहमदाबाद में। ठीक है, तो इसके बाद 1968 में यूनाइटेड नेशंस में इसे डेडिकेट किया गया। 1969 पे फर्स्ट टाइम जो है इनकोस्पार का नाम चेंज करके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। नाम हुआ इसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एज ए डिफरेंट एंटिटी न्यूक्लियर प्रोग्राम से अलग तरीके से बनाया गया। ठीक है, 1969 के बाद उस टाइम पे डॉक्टर साराभाई की डेथ हो जाती है। अनटाइमली डेथ की वजह से इंडिया की जो स्पेस प्रोग्राम था वो काफी लंबे समय तक बहुत अच्छे से नहीं चल पाता है। इसके बाद फिर आई होप आप लोगों ने इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम जब पढ़ा है तो इसी टाइम पे हमने क्या बताया था कि पोखरान में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुई, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। अब हम लोगों की आदत है कि स्पेस साइंस को न्यूक्लियर साइंस डिफेंस से अलग से पढ़ने का, बट इंडिपेंडेंस के बाद जो डेवलपमेंट हो रहा था वो सब साथ में मिला हुआ था, तो अब इसे साथ साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तब क्या हुआ, 1975 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम आर्यभट्ट लॉन्च किया। आर्यभट्ट जो है इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट है बाय यूजिंग रशियन रॉकेट लॉन्चर। तो सोवियत लॉन्चर यूज किया गया, तब रशिया नहीं था, सोवियत यूनियन था। तो सोवियत यूनियन से हम लोग हेल्प लेके इसे लॉन्च करते हैं। आर्यभट्ट जो था वो सोवियत लॉन्चर को यूज किया। इसरो जो है एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना 1975। ठीक है, इसके बाद वही डेथ हो जाती है। एंड आर्यभट्ट के लॉन्च के बाद
जो है हमारी कम्युनिकेशन जो है टेलीविजन फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्टिंग हुआ वो इसी टाइम पे बना। ओके, तो उसके बाद क्या होते हैं 1975 के बाद दोनों जो फाउंडिंग मेंबर थे न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्पेस प्रोग्राम के, उनके डेथ हो जाते हैं एंड हमारी पोखरान 1 की जो टेस्ट था वो भी सक्सेसफुल होता है। अब इसके बाद एक सवाल ये आता है कि हमने क्या सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च के लिए ये यूज किया, ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, या फिर हमारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था वो कैसे काम करेगा। हमें अब तब तक के लिए 1947, 1962, 1965 और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 हो चुका है। इतने सारे युद्ध हमने फेस कर लिया है। तो क्या हमें न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसको अब डेवलपमेंट करना चाहिए कि नहीं? इसी सोच के साथ इंदिरा गांधी ने डीआरडीओ को प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यहाँ पे एक डॉक्टर विक्रम साराभाई का एक बहुत ही डियर, बहुत ही करीब स्टूडेंट इसमें इसका प्रोजेक्ट का लीड बने, वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रोजेक्ट लीड वो बने थे, इसीलिए डॉक्टर कलाम को फादर ऑफ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्योंकि न्यूक्लियर जो हम वेपन्स बना रहे हैं उसको किसी ना किसी तरीके से बाहर फेंकना है, इसीलिए डीआरडीओ ने क्या किया, जो टेक्नोलॉजी यूज करना स्टार्ट किया वो मिलिट्री यूज के लिए होता था एंड इसरो के लिए वो डुअल यूज है, वो सिविलियन के लिए भी यूज होते हैं। सैटेलाइट भी हम लॉन्च कर सकते हैं, बहुत सारे चीज देख सकते हैं, कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं, वो डुअल यूज टेक्नोलॉजी होता था। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड क्या नाम है इसका, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें 5 मिसाइल्स आता था, 5 तरह के मिसाइल्स हमने बनाया। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है पाटना कहा जाता है। पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग एंड अग्नि। ये नाग आपने सुना होगा, एंटी टैंक मिसाइल है, और अग्नि जो है वो अभी अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल बना हुआ है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना है। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है डीआरडीओ ने। ठीक है, अब डॉक्टर कलाम जो थे उन्होंने इस पे काम करना स्टार्ट किया डीआरडीओ के साथ। और आप स्पेस प्रोग्राम पे आते हैं, डिफेंस के बारे में डिटेल्स में किसी और दिन बात होगी। तो 1979 पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लॉन्च स्टार्ट किया, जिसमें अब डीआरडीओ जो है वो मिसाइल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, इंजिन्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। जो इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो वेपन बनाने पे काम स्टार्ट किया, एंड जो इसरो है उसने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे काम करना स्टार्ट किया। तीनों ही इंस्टीट्यूट तीनों अलग अलग डायरेक्शन में एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि जो मिसाइल्स होंगे या फिर जो वेपन होंगे, चाहे वो न्यूक्लियर हो चाहे वो नॉर्मल हो, उसको भेजना तो है। भेजेंगे कैसे? अगर लॉन्चर नहीं होगा, रॉकेट लॉन्चर नहीं होगा, तो कैसे होगा? जिससे मिसाइल्स भेजते हैं वो रॉकेट लॉन्चर है, जिससे सैटेलाइट भेजते हैं वो सैटेलाइट लॉन्चर है, प्रोसेस तो सेम ही है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल SLV-3 बनाया गया रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड के साथ। सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में जा नहीं पाया। भास्कर जो है वो एक 8th ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, उसको फिर से लॉन्च किया गया 1979 पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंट हुआ SLV-3। इसका रोहिणी जो सैटेलाइट है वो सक्सेसफुली ऑर्बिट में प्लेस किया गया। ओके, तो इसके बाद 1982 में इनसैट 1A लॉन्च किया गया, जिसे बाद में डीएक्टिवेट कर दिया गया था। 1988 में इनसैट 1C लॉन्च किया गया, जिसे बाद में 1989 में अबंडन किया गया था।
एंड फर्स्ट ऑपरेशनल इंडियन रिपोर्ट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो IRS-1A, इसे 1988 में फिर से लॉन्च किया गया। तो इंडिया की जो फर्स्ट ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो कब हुआ? IRS है, ठीक है। IRS सीरीज जो है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। सेकेंड डेवलपमेंट जो लॉन्च हुआ वो है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जो हमने लास्ट में देखा था, जैसे बहुत सारे लॉन्चिंग रॉकेट्स देख रहे थे, उसमें पहले SLV-3 देखा था, उसके बाद ASLV देखा, उसके बाद PSLV देखा लास्ट क्लास में। तो ये ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया गया। ओके, तो 1988 तक हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या होता है? अब 1988 के बाद एकदम से 2000 पे बात होती है। बीच वाले टाइम पे क्या हुआ था? तो बीच वाले टाइम पे क्या हुआ? डॉक्टर विक्रम साराभाई जब जीवित थे उस टाइम पे उनके और एक बहुत ही फेमस स्टूडेंट था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये हम काम कर रहे थे सॉलिड फ्यूल के ऊपर। दूसरा जो स्टूडेंट थे उनको काम करना था लिक्विड के ऊपर, लिक्विड इंजन के ऊपर, लिक्विड फ्यूल के ऊपर काम करना था, जिनके ऊपर बाद में बहुत ही फेमस एक सिनेमा भी बनी है, डॉक्टर नंबियार। आई होप आप लोगों ने देखा होगा रॉकेटरी मूवी, वो उनके स्टोरी पे ही बना था। तो 1988 के बाद सबसे पहले तो मुश्किल होती है 1991 में। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाते हैं। 1988 में जो इंडिया की एक बहुत ही साइंटिफिक माइंडेड PM थे डॉक्टर राजीव गांधी जी, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी को एक काफी झटका लगता है। फिर 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो बहुत ही फेमस है इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री के लिए। तो उसके बाद क्या होता था कि इतने सालों में हमेशा इंडिया को हेल्प किया है रशिया या फिर सोवियत यूनियन, तब सोवियत यूनियन था। तो उसके बाद 1992-93 में सोवियत यूनियन टूट जाता है। उनके खुद के पास फंडिंग नहीं है, उनके खुद के पास पैसा नहीं है, वो कैसे दूसरों का हेल्प करेंगे? तो आई होप अगर आपने मूवी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि रशिया से, सोवियत यूनियन से जो भी रॉकेट का सामान आने वाला था वो सब के सब बंद हो जाता है। एंड जो डॉक्टर नंबियार थे उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। ओके, तो 1988 से 2000 तक की जो टाइम है, इसमें इंडिया की स्पेस साइंस जो है उसको बहुत बड़ा झटका लगा। अब उसके बाद आते हैं 2000 में। 2000 में अब जो लिक्विड इंजन है उसके ऊपर भी काम होना स्टार्ट हो गया। एंड लिक्विड इंजन के साथ साथ ये सॉलिड लिक्विड बना के 2000 आते आते PSLV, 2000 के बाद से PSLV की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। मतलब इस पे एक्सपेरिमेंटेशन, इस पे रिसर्च होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि तब तक डॉक्टर नंबियार में ही जेल से निकल गए थे एंड फिर से इसरो पे काम होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो इनसैट 3B ये थर्ड जनरेशन की फर्स्ट सैटेलाइट बनाया गया, जिसे एरियन फ्रेंच गुयाना से भेजा गया। तब तक भी इंडिया की लॉन्च व्हीकल इतना सही नहीं था जिसे हम लोग सैटेलाइट लॉन्च कर पाए। ओके, तो उसके बाद 2024 में फर्स्ट ऑपरेशनल फ्लाइट कराया गया GSLV का। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया? GSLV की जो टेक्नोलॉजी था ये आया था सोवियत यूनियन से। तो इसको जब लॉन्च करने की बारी आई तो देखा गया कि इन्होंने रॉकेट तो भेज दिया बट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया। कैसे ये ऑपरेट करते हैं, काम कैसे करते हैं, ये हमें पता ही नहीं है। तो उस पर रिसर्च करने में और भी टाइम लग गया। तो GSLV Mark 1 जो है उसको हमने कैसे बनाया कि पूरा रॉकेट जो था उसको पूरा खोल के देखा कि कैसे बनाया गया, उसको फिर से जोड़ा गया, जोड़ के तब पता चला कि ये काम कैसे करता है। तो उसके बाद GSLV की फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च हुई श्रीहरिकोटा से, ठीक है। एंड तब तक के लिए क्या था, जो इवन एक चीज हमें याद रखना है कि डॉक्टर नंबियार ने जो इंजन बनाया था
लिक्विड इंजन बनाया था वो फ्रांस के जो इंजन था उसका एक मॉडिफाइड एंड न्यूअर वर्जन था। फ्रांस का नाम था वाइकिंग इंजन और इंडिया में जो बनाया गया उसका नाम है विकास इंजन, विक्रम साराभाई के नाम से बनाया गया। तो ये जो विकास इंजन है ये ऑलमोस्ट इंडिया के जितने भी लॉन्च व्हीकल्स होते हैं सब में यूज होती है। इंडिया ने बहुत सारे ऐसे लॉन्च किया है जो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा है, या फिर जो फ्यूल है बीच में बर्स्ट कर गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। बट ये जो विकास इंजन है इसने आज तक कभी भी फेलियर नहीं दिखाया। विकास इंजन की सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन बहुत सारे वेरिएशन बने, बट वो जो इंजन है फ्यूल लिक्विड फ्यूल इंजन है वो आज तक कभी भी फेलियर नहीं हुआ। ठीक है, तो 2007 में श्रीहरिकोटा से ही अर्थ पे री एंटर करने वाले SRE-1 मैनोवरिंग सैटेलाइट को लाया गया, जो बाद में ये मतलब अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर जाके मतलब ये मैनोवर कर सकता है इसको, मतलब जो सैटेलाइट है उसको आप मैनोवर कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। अगर आपने एक जगह पे छोड़ दिया तो वहीं पे नहीं बैठा रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम 2007 में हुआ। 2008 में PSLV C-11 जो है चंद्रयान-1 को भेजा गया। PSLV वही PSLV है, सॉलिड लिक्विड फ्यूल था, उसी से फर्स्ट टाइम चंद्रयान-1 की सैटेलाइट लॉन्च हुई। ठीक है, 2015 में जाते जाते एस्ट्रोसैट जो है PSLV C-30 लॉन्च किया, जो साथ में एस्ट्रोसैट के साथ साथ 6 और इंटरनेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया। तो एक ही सैटेलाइट लॉन्च से डिफरेंट ऑर्बिट पे सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टार्ट किया एक ही लॉन्चर से। ठीक है, 2016 में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन यूज हुआ। मतलब जो अब तक क्या कर रहे थे, जो लॉन्च हो रहा था उसमें जो रॉकेट हम भेज रहे थे वो एक बार यूज किया तो खराब हो जाता था। अब रीयूजेबल रॉकेट लॉन्चर यूज करना स्टार्ट किया, जो इसके बाद में भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसरो के स्क्रैमजेट इंजन जो टेक्नोलॉजी है वो डेमोन्स्ट्रेशन करना स्टार्ट किया। 2017 में कार्टोसैट 2 लॉन्च हुआ PSLV 37 के साथ, जिसमें एक बार में आज तक की सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च हुई है। 104 सैटेलाइट लॉन्च किया गया इन वन गो, एक बार में 104 लॉन्च किया गया। तो ये इसरो की ये इसरो की अभी तक के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सैटेलाइट लॉन्च है, आज के डेट तक सबसे कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, तो ये टाइमलाइन है। 1975 में आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया, उसके बाद 1979 में SLV प्रोग्राम लॉन्च हुई, उसके बाद 1981 में फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ, 1992 में फर्स्ट इनसैट सैटेलाइट सीरीज लॉन्च हुई, इनसैट 2A फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ। उसके बाद 1993 में PSLV की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। 2001 में GSLV-1 को लॉन्च किया, 2008 में चंद्रयान-1 था। उसके बाद 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर मंगलयान स्टार्ट हुआ, मंगलयान को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो उसके बाद 2014 में ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था ये मार्स के ऑर्बिट पे पहुंचा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया की कोई सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के दूसरे किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये था। उसके बाद 2015 में फर्स्ट डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन स्टार्ट हुआ, एस्ट्रोसैट 2015 में लॉन्च हुआ। 2017 में PSLV जो है 104 एक साथ सैटेलाइट लॉन्च किया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 2018 में GSAT 29 इसे GSLV से लॉन्च किया गया, हेवीएस्ट सैटेलाइट था फ्रॉम इंडिया। 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, 2019 में ही चंद्रयान पार्शियली सक्सेसफुल था। अभी पता है 2024 में चंद्रयान 3 भी सक्सेसफुल रही है। यह है चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल।
तो इसके अलावा ये था आज तक की इसरो की जो हिस्ट्री रही है वो आप लोगों को बताया। इसके अलावा इंडिया की जो भी मिशंस रही है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो पीएसएलवी के बारे में देख लेते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ये थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है आफ्टर एसएलवी जो फर्स्ट जनरेशन था एंड ये सेकेंड जनरेशन था 2G। ओके, तो पीएसएलवी फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल है टू बी इक्विप्ड विथ लिक्विड स्टेज। इसके पहले सारे सॉलिड स्टेज पे था, ये फर्स्ट टाइम लिक्विड स्टेज पे बना। ओके, तो ये फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था 1994 में और ये एक रिलायबल एंड वर्सेटाइल ऑटो रिक्शा जैसा है, हर जगह जा सकता है, हर किसी कंडीशन में जा सकता है, कहीं पे भी मैनुवर कर सकता है। मतलब ये बहुत ही रिलायबल एक लॉन्च व्हीकल है इंडिया का। 1994 से 2017 के बीच में 39 कंसेक्यूटिवली सक्सेसफुल मिशन रही है ये पीएसएलवी की, एक भी फेलियर नहीं हुई है। पीएसएलवी जो है उसकी बहुत सारे वेरिएंट है, पीएसएलवी सीए, पीएसएलवी डीएल, पीएसएलवी क्यूएल एंड पीएसएलवी एक्सएल। ये पीएसएलवी एक्सएल जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर मंगलयान में यूज किया गया था। ओके, पीएसएलवी एक्सएल का जो पेलोड है वो काफी ज्यादा है, 600 किलोमीटर तक ये 1523 किलोग्राम तक की पेलोड को लेके जा सकता है। इसके बाद आते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल है इंडिया का। इसकी फोर्थ जनरेशन जो व्हीकल है वो इंडिजिनसली डेवलप्ड है विथ क्रायोजेनिक अपर स्टेज। मतलब ये ऐसे था, अपर स्टेज मतलब सॉलिड, लिक्विड, उसके बाद क्रायोजेनिक। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। इसका इवॉल्व कैसे हुई? जीएसएलवी मार्क 1 पहले हुआ, जीएसएलवी मार्क 2 एंड फिर फाइनली जीएसएलवी मार्क 3। तो इसकी बहुत सारे वेरिएंट है, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। तो मार्क 3 जो है वो चंद्रयान 2 के लिए यूज किया गया एंड उसके बाद जो हेवी सैटेलाइट लॉन्च होती है वो मार्क 3 से होती है। जीएसएलवी मार्क 3 जो डिजाइन है वो 4000 केजी के पेलोड तक लेके जा सकते हैं एंड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ये 4000 केजी तक लेके जा सकते हैं। और लोअर अर्थ ऑर्बिट में जिसमें जो हाइट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लोअर अर्थ ऑर्बिट का हाइट क्या था 160 से 2000 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसमें 10,000 केजी तक का भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है वो बनाया था। ये सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें फर्स्ट स्टेज जो है इसमें 2 स्टेज है, इसको एक बार ऑर्बिट में छोड़ना, उसके बाद जो व्हीकल है वो दोबारा आके मतलब समुद्र में गिरता है। तो इसको एक बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो वापस आएगा, उसे फिर से यूज कर सकते हैं। ये रियूजेबल है। ये एक विंग व्हीकल है जो एक्चुअली फ्लाइंग टेस्ट कर सकता है और डिफरेंट टेक्नोलॉजी को ये हम देख सकते हैं, जैसे हाइपरसोनिक फ्लाइट कर सकता है कि नहीं, ऑटोनोमस लैंडिंग कर सकता है नहीं, पावर्ड क्रूज फ्लाइट कर सकते हैं कि नहीं, हाइपरसोनिक फ्लाइट यूजिंग एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन। मतलब अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आ गया तो हमें और कोई फ्यूल की जरूरत नहीं है, ये अर्थ के एयर को ही यूज करके फ्लाइट कर सकता है कि नहीं। ठीक है, तो ये हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट जो है ये मई 2016 में स्टार्ट हुआ। लैंडिंग एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा है और रिसेंटली ये सक्सेसफुल भी हुई है। रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट वो दोबारा रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं, एंड स्क्रैमजेट प्रोपल्सन एक्सपेरिमेंट। अब रैमजेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे जब डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर बात करेंगे। ओके, तो स्क्रैमजेट इंजन जो है ये एक जेट टाइप के इंजन है जिसमें एनर्जी रिच लिक्विड फ्यूल जो है उसे पावरफुल पुशिंग की तरह पावरफुल पुशिंग फोर्स मिलता है जिसे थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो थ्रस्ट है वो 1 और मोर इंजन से मिल सकता है और इस थ्रस्ट की वजह से जो जिसमें ये स्क्रैमजेट इंजन लगाया गया, चाहे वो मिसाइल लॉन्चर हो चाहे वो रॉकेट लॉन्चर हो, उसमें वो रॉकेट या फिर सैटेलाइट आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो स्क्रैमजेट इंजन जो है ये इंप्रूवमेंट है रैमजेट इंजन के ऊपर जो मोर एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकता है हाइपरसोनिक स्पीड पे। ठीक है, एंड अलाउ सुपरसोनिक कंबशन। तो ये हाइपरसोनिक क्या होती है, सुपरसोनिक क्या होती है, ये साउंड के जो क्लासेस था उसमें जाके आप जरूर देखें, उसमें आपको पता चलेगा। एंड ये जो है इसके बारे में हम डिफेंस के क्लास में डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक इंजन है, आपको इतना डिटेल्स में जरूरत नहीं है जानना।
बस नाम याद रखना, टार्बोजेट क्या होता है, टार्बोफैन क्या होता है, रैमजेट क्या होती है एंड स्क्रैमजेट क्या होती है। ओके, तो बस इतना आपको याद रखना है। आई होप इंडिया की जो स्टोरी है स्पेस टेक्नोलॉजी पे, स्पेस प्रोग्राम पे, वो आपको अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या फिर आपको अगर हमारे साथ कोई और स्टोरी शेयर करनी है तो आप हमें इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसमें जरूर कॉल कीजिए। ये जो पूरे हम टॉपिक्स पढ़ाते हैं ये सबके सब फ्री है, आप इसे जरूर देखिए, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।